वेलकम टू आवर चैनल टैक्स रूम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑन ईपीएफ विड्रॉल और कैसे रहेगी उस केस में इनकम टैक्स की फाइलिंग। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स। ताकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि इनकम टैक्स की प्रोविजंस क्या रहेंगी ईपीएफ विड्रॉल के केस में एंड आल्सो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कैसे रहेगी इस केस में, वो भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दोस्तों, अगर आपका प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है और अगर आप उसको विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो अमाउंट ऑफ ईपीएफ, दूसरा टर्म ऑफ सर्विस। अगर अमाउंट 50,000 से कम है बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 कंटिन्यूअस ईयर्स ऑफ सर्विस, मतलब 50,000 से कम है और 5 साल टर्म ऑफ सर्विस के से पहले विड्रॉ हो रहा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर ईपीएफ आफ्टर 5 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस विड्रॉ हो रहा है तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। पर अगर मैं उस केस की बात करूं जहां अमाउंट विड्रॉ 50,000 से ऊपर है और 5 इयर्स टर्म ऑफ सर्विस कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उस पे टीडीएस 10% कटेगा। पर अगर टैक्स जो है ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग ईपीएफ विड्रॉल वो नील है तो उस केस में अगर 15G या 15H फॉर्म फिल होता है तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। यहाँ पे हम केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है और उस टीडीएस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या कैसे उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इस केस। पहले हम स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉर्म 26AS। तो पहले आप इस फॉर्म को डाउनलोड करिए और यहाँ पे देखिए ये किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है। तो ये मेरे केस में इट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर है इसका 2021। यहाँ पे एसएससी की डिटेल्स है और क्या इनकम पे कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे मेरे केस में एसएससी का टीडीएस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इससे ईपीएफ पे कटा है और उसकी फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल जो पीएफ का अमाउंट है वो है 1,02,324 और उस पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है जो कि है 10,232 का। तो इसका अमाउंट हम देख सकते हैं ये रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ये जब तक अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक इस अमाउंट को हम यूटिलाइज इनकम टैक्स की रिटर्न में नहीं कर सकते। और ये अमाउंट जैसे ही आपका डिडक्ट होता है उसके 30 डेज में 26AS में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। जब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है उसके बाद हम इस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं आईटीआर फिल करके। तो आईटीआर कैसे फॉर्म फिल करेंगे वो हम आगे अब इस वीडियो में सीखेंगे। मेरे केस में ITR 1 एप्लीकेबल है क्योंकि एसएससी इनकम फ्रॉम सैलरीज रिसीव कर रहा है और उसका जो टीडीएस का अमाउंट है वो 26AS में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आइए देखते हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट ए में जाएगी जर्नल इन्फॉर्मेशन। जर्नल इन्फॉर्मेशन में पैन जाएगा एसएससी का, उसका नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंट्री, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। उसके बाद आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरे केस में जो है वो एसएससी है प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है। इस केस में मैं अदर्स फिल करूंगी। अगर आपके केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप गवर्नमेंट में क्लिक कर सकते हैं और अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एम्प्लॉय है तो वहां पे क्लिक करेंगे। पेंशनर्स है तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में प्राइवेट है तो मैं अदर सिलेक्ट कर रही हूँ। फाइल्ड अंडर सेक्शन, अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन से सेक्शन के अंडर फाइल हो रही है। मेरी ऑन और बिफोर डेट फाइल हो रही है तो 139(1) के अंडर आएगी। बिलेटेड है तो 139(4) एप्लीकेबल होगा। अगर रिवाइज्ड है तो 139(5) और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले है तो 119(2)। मेरे केस में 139(1) एप्लीकेबल है बिकॉज रिटर्न इज फाइल्ड
on or before due date. Next and most important part is computation of income and tax. यहाँ पे फिल करेंगे सैलरी. सो यहाँ पे आएगा ग्रॉस सैलरी का अमाउंट, जो कि एडिशन होता है ऑफ 3 कॉलम्स, दैट इज सैलरी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी. मेरे केस में सैलरी एसएससी की 2,40,000 है, तो यहाँ पे मैं वो अमाउंट फिल कर दूंगी. यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी नहीं है, तो ग्रॉस सैलरी का अमाउंट 2,40,000 फिल हो रहा है. तो अगर यहाँ पे तो एसएससी की इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, 2.5 लाख से कम है, इसलिए 2,40,000 यहाँ पे मैनुअली फीड करना पड़ रहा है. बट अगर एसएससी की सैलरी या इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होती है, 2.5 लाख से ऊपर होती है अगर सैलरी, तो उसको फॉर्म 16 एम्प्लॉयर इशू करता और ये जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंगली फिल होती. बट यहाँ पे क्योंकि सैलरी 2.5 लाख से कम है, सो यहाँ पे मैनुअली फीड होंगी. एंड यहाँ पे मैंने ये अमाउंट फिल किया 2,40,000. ग्रॉस सैलरी आ गई हमारे पास 2,40,000 की. देन यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली शो होगा 50,000 है जो कि, और इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी आ गया है 1,90,000. फिर फिल होगा अमाउंट जो कि हाउस प्रॉपर्टी का है. तो यहाँ पे अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो मेरे केस में ये 0 है. आपका जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी से रिसीव करोगे वो यहाँ फिल होगा. देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, फैमिली पेंशन या कुछ और है, तो यहाँ पे वो अमाउंट आपको फिल करना होगा. देन डिडक्शंस का अमाउंट एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जितना सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर और डिबेंचर, यहाँ पे जो भी एटीसी के अंदर आप डिडक्शंस ले रहे हैं वो फिल होगा. और भी डिडक्शंस ले रहे हैं 80D की, 80E की, अगर कोई भी डिडक्शंस आ रही हैं तो वो फिल होंगी. देन उसको डिडक्ट करने के बाद टोटल इनकम रिफ्लेक्ट होगी. हमारे केस में इट्स 1,90,000. अब ये तो हो गया सैलरी का अमाउंट, या और कोई इनकम अगर रिसीव कर रहा है इंडिविजुअल तो हमें यहाँ पे फिल करनी है. अब बात करते हैं जो अब बात करते हैं प्रोविडेंट फंड की फिगर्स के अमाउंट की. तो वो इस फॉर्म में कैसे एलोकेट होगी, उसकी एलोकेशन के लिए सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे पीएफ की पासबुक एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम अमाउंट फिल करेंगे. सो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पीएफ की पासबुक. इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से. तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट, एक तो डिपॉजिट के आ रहे हैं और विड्रॉल्स के आ रहे हैं. एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ रहा है. सो इसको हम पहले एक्सेल में फिल करेंगे और इस एक्सेल के अमाउंट्स को हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली फॉर्म में एलोकेट करेंगे. सो सबसे पहले मैं एक्सेल में टेबल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू पीएफ पासबुक. सो पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय का शेयर, एम्प्लॉयर का शेयर, इंटरेस्ट, बैलेंस, टोटल. तो पहले हम टोटल लिखेंगे एम्प्लॉय शेयर का, एम्प्लॉयर शेयर का. फ्रॉम पीएफ पासबुक से यहाँ पे विड्रॉल में हम क्लेम देख सकते हैं कितना टोटल आ रहा है, दैट इज 77,695 और 24,629. तो इस फिगर्स को अब हम अपनी टेबल में डालेंगे. 77,695 और 24,629. सो यहाँ पे अब हम इस टोटल को डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट और बैलेंस में. सो ये जो इंटरेस्ट के अमाउंट्स हैं एम्प्लॉय शेयर के, एम्प्लॉयर शेयर के, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं. सो इंटरेस्ट अमाउंट के लिए एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, तो यहाँ पे आएगा जैसे कि आ रहा है इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू 31/3/2015. तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय शेयर का उठा सकते हैं और ये फिगर हो गई एम्प्लॉयर शेयर की. ऐसे ही हर साल के इंटरेस्ट हमें उठा के इस टेबल में फिल करना है. सो एम्प्लॉय का शेयर हमने अभी देखा
दैट इज 326 और एम्प्लॉयर का यहाँ पे हमने बैलेंस देखा फर्स्ट ईयर का 132। ऐसे ही अगले साल की फिगर देखें 1428492, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1428 492। ये हमने सारी इंटरेस्ट ऐड कर ली है, सारी फिगर्स। अब बैलेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा जो टोटल है माइनस इंटरेस्ट की फिगर, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए करें। ये हमारे पास फिगर्स आ गई हैं। अब ये टेबल हमारे पास बन गया है। अगर हम इन चारों सेल्स का टोटल देखें तो वो आ रहा है 102 324। तो ये मैच होना चाहिए 26 ईयर्स की फिगर से। तो अगर मैं 26 ईयर्स का फॉर्म खोलूं तो उसमें यही अमाउंट आ रहा है टोटल 102 324। अब ये चारों सेल्स की जो फिगर है उसको हमने इनकम टैक्स की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली फॉर्म में एलोकेट करना है। तो वो कैसे एलोकेट करना है अब हम आगे सीखेंगे। अब हम बात करें पहले एम्प्लॉयर शेयर की, तो जो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट है और बैलेंस है, तो ये जो है ये फुल्ली टैक्सेबल है और इसको हम ऐड करेंगे सैलरी के अमाउंट में। तो इनकम टैक्स का फॉर्म देखें तो उसमें सैलरी हमने 2,40,000 फिल करी थी, तो उसके अमाउंट में हम इसको ऐड कर देंगे। तो 2,40,000 में ऐड करूं मैं एम्प्लॉयर का शेयर, अगर 4,800 प्लस 19,829, ये मेरे पास फिगर निकल के आ जाती है 264,629। ये वाली फिगर हम इनकम टैक्स के फॉर्म में फिल करेंगे। अब 264,629। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेस करके हमारे पास इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज आ गया है 214,629। अब नेक्स्ट फिगर की बात करें हम, दिस इज एम्प्लॉइज शेयर इंटरेस्ट का अमाउंट। ये टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसमें एनी अदर में यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पीएफ और अमाउंट 14,772 है मेरे केस में। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम आ गया 229,401। अब हम बात करें एम्प्लॉय के शेयर की, जो इस बैलेंस की अगर हम बात करें तो ये वाला जो अमाउंट है ये सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है और एटीसी की डिडक्शन इस पे हम क्लेम करते हैं। पर हमारे केस में ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अमाउंट सैलरी का कम है, तो एटीसी की डिडक्शन हमने नहीं ली होगी। अगर एटीसी की डिडक्शन ली होती, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अमाउंट ज्यादा होता, तो हम सैलरी की फिगर में इसको ऐड कर देते। तो अब चलते हैं हमारे फॉर्म की तरफ। तो ये वाला अमाउंट नहीं आएगा यहाँ पे। सो हमारे पास जो ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 229,401। ऐसे ही जो टोटल इनकम आ रही है वो आ रही है 229,400। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो यहाँ पे फिल करेंगे हम टैक्स की डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें ये शो करेगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। अब यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है सैलरी, इसलिए यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है सैलरी पे, तो ये कॉलम खाली है, नहीं तो ये ऑटो फिल्ड होती फिगर एज पर फॉर्म 16। बाकी यहाँ पे आएगा डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ईपीएफ पे कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है और उसका अमाउंट।
अब हम आगे चले टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन पे। तो यहाँ पे आ रहा है टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेड। अमाउंट पेबल हमारे केस में 0 है, ये केस टू केस डिपेंड करेगा। तो जितना अमाउंट ये जो पे हुआ है वो यहाँ पे रिफंड आ गया है, उसका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 10 to 30 राउंड ऑफ करके आ रहा है। तो मतलब कि ये जो अमाउंट है अब एलिजिबल हो गया है रिफंड के लिए। यहाँ पे हम फिल करेंगे आईएफएससी कोड ऑफ बैंक, तो उसका जो नेम है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। और अकाउंट नंबर फिल करेंगे, ये वो वाला बैंक अकाउंट है जिसमें आप रिफंड लेना चाहते हैं। तो इसको फिल करने के बाद वेरिफिकेशन हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिख रही है हमें, इसमें नेम फिल होगा, फादर्स नेम फिल होगा, और यहाँ पे हम कैपेसिटी फिल करेंगे, सेल्फ, पैन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, प्लेस फिल करेंगे जहाँ से रिटर्न फिल हो रही है, डेट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रही है, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वेरिफिकेशन का ऑप्शन। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट को क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न की समरी शो होगी, और इस समरी में शो होगा रिफंड का अमाउंट। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं इसको और ई वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रिटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप एलिजिबल हो जाओगे रिफंड के लिए। हमने देखा कि कैसे हम रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।